इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। वह सोच लेते हैं इस रास्ते से हमें अपनी ज़िंदगी का किनारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहा भी गया है कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ होता है कि जिसकी वजह से दो निर्दोष व्यक्ति ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब पुलिस सबके सामने निकाल के सच्चाई लाती है तो इससे सुनने के बाद लोगों को सोचने पर एकदम मजबूर कर जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है और कानपुर, और उसी में ही रामलीला ग्राउंड पड़ता है। उसी रामलीला ग्राउंड में 3 मकान होते हैं। उसी मकान में एक रहने वाले होते हैं जो रेलवे संविदा कर्मचारी होते हैं, रामदीन। उनकी अपनी पत्नी भी होती है कुसुम, जिनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है विष्णु ऑलरेडी शादीशुदा होता है। उसकी अपनी पत्नी होती है पूजा, जिसकी उम्र लगभग वही 21 साल के आसपास होता है। लेकिन विष्णु का जो उम्र होता है लगभग वही 24 से 25 साल के बीच होता है। रामदीन जो होते हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो होता है अपनी जो ड्यूटी होता है बड़ी जिम्मेदारियों से निभाते हैं, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक जो खर्चा होता है तौर तरीके से चल पाता था। लेकिन इधर रामदीन खुद अपनी बहू अपने बेटे के साथ उसी जो रेलवे की तरफ से कॉलोनी मिला हुआ था उसी में रह रहे होते हैं। लेकिन उनकी जो अपनी पत्नी होती है इधर कुसुम, और साथ में उनकी 2 बेटियां और साथ में उनके 3 बेटे जो होते हैं वहीं पास श्यामनगर पड़ता है। एक वहीं कमरे के किराए लेकर वहीं पर उनकी पत्नी और साथ में टोटल 5 बच्चे रह रहे होते हैं। लेकिन इधर जो होता रामदीन का, वहाँ उस किराए के कमरे पर उनका रोज़ का आना जाना होता था। अपने बहू के साथ रहकर इतनी ही बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जो होता है गुजार रहे होते हैं। लेकिन रामदीन और साथ में विष्णु दोनों मिलकर रंगाई और पोताई का जो काम होता है वह एक ठेकेदारी के तहत किया करते थे, जिसकी वजह से उनके पास वह टाइम के तहत पैसे भी आ जाया करते थे। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी चलती है। लेकिन तभी इनकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी वजह से रामदीन के पूरे परिवार के ऊपर अब कहर से टूट पड़ता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 2 अगस्त साल 2020 का। अब जैसे ही रात का 3 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त रामदीन उठते हैं वह पानी पीने के लिए। और जैसे ही उठते हैं तो दरवाजे के पास अपने जाते हैं तो देखते हैं दरवाजे के बाहर तो कुंडी लगा हुआ लग रहा है। बड़ी ज़ोर से वहाँ रामदीन आवाज़ लगाते हैं कि बाहर अब तो हमारा बेटा आकर विष्णु या तो हमारी बहू सालू उर्फ पूजा दरवाज़ा खोल दे। काफ़ी बार आवाज़ लगाते हैं लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी दरवाजे पर जैसे ही बार बार पीटना हाथ से शुरू कर देते हैं तो उसी वक्त कुंडी ना जाने कैसे अपने आप खुल जाता है। और खुलने के बाद बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि बाहर एक चटाई बिछी है। उसी चटाई पर उनका अपना बेटा जो होता है इधर विष्णु खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। यह नज़ारा देखकर वही तुरंत चीख पड़ते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन वो अपनी बहू इधर सालू उर्फ पूजा को कई बार आवाज़ लगाते हैं, लेकिन तब भी सालू और पूजा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वह समझ जाते हो सकता है कि हमारी
जो बहू है इधर सालू ने हमारे बेटे विष्णु की हत्या कर तौर तरीके से फरार हो गई है। रामदीन जो थे चिल्लाते हुए श्यामनगर पहुँचते और अपनी पत्नी कुसुम और साथ में अपने टोटल 5 बच्चों को इस चीज़ की जानकारी देते हैं। और कुसुम और साथ में उनके तीनों बेटे और दोनों बच्चियां जब खबर पाते हैं तो वहीं दहाड़े मार कर चीज़ चिल्लाते वह उसी वक्त रामलीला ग्राउंड के उसी कॉलोनी में पहुंचते हैं। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, जो बरामदा होता है, देखते हैं कि वहीं पर उनके अपने बेटे विष्णु का डेड बॉडी खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही इधर कुसुम अपनी बड़ी बेटी को लेने के बाद घर के अंदर जाती है तो वह भी नज़ारा देखती है, एकदम चीख पड़ती है, क्योंकि उनकी अपनी जो बहू होती है इधर पूजा और फिर सालू, वह भी एक मृत अवस्था में ज़मीन पर पड़ी होती है। लेकिन उसके जो शरीर होते हैं पूरी तरह से अर्धनग्न होते हैं। पूरे घर में शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने ही नज़दीकी पुलिस था है रेल बाज़ार, अब वह फ़ोन कर देता है तो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं ददिबल तिवारी। जैसे ही खबर पाते हैं तो उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है पूर्व एसपी राजकुमार और दक्षिणी एसपी दीपक कुमार को दे देते हैं। जैसे ही खबर लगता है तो उसी वक्त पूरे थाने में अफरा तफरी मच जाता है, क्योंकि यह डबल मर्डर का मामला होता है। एक रेलवे संविदा कर्मचारी के घर का मामला होता है, मेन रामलीला ग्राउंड का ही मामला होता है। इसीलिए वहाँ के थाना प्रभारी ददिबल इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं और लेने के बाद अपनी टीम सहित जिप्सी उठाते हैं और कुछ मिनट का सफ़र तय कर रामलीला ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं रामलीला ग्राउंड में काफ़ी लोगों का, उस कॉलोनी लोगों का जमावड़ा लग चुका होता है। लोग तरह तरह की वहाँ शोर शमी कर रहे होते हैं। थाना प्रभारी अब ददिबल तिवारी अंदर जाते हैं। जैसे ही बरामदे में पहुँचते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति की डेड बॉडी, जिसकी उम्र लगभग वही 23 से 25 साल के आसपास होता है, खून से लथपथ अवस्था में एक चटाई के ऊपर अब पड़ा होता है। लेकिन उसी के कुछ दूर पर 2 ईंटें पड़ी होती हैं जो पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं। थाना प्रभारी ददिबल तिवारी समझ जाते हैं कि इसी ईंट की मदद लेकर इस व्यक्ति के बेरहम तरीके से हत्या की गई है। कुछ महिला सिपाही भी होते हैं, महिला सिपाही को लेकर वहाँ कुसुम जो होती है अंदर जाती है। लेकिन जैसे महिला सिपाही अंदर का नज़ारा देखते वहाँ भी तंग से रह जाते, क्योंकि अंदर जो होता है इधर पूजा का डेड बॉडी एकदम मृत अवस्था में पड़ा होता है, जो अर्धनग्न होता है। पुलिस की टीम समझ नहीं पाती कि आखिर यह किस कारण और क्यों हो सकता है। पुलिस की टीम वहाँ घटनास्थल का तौर तरीके से जब निरीक्षण करती है, पता चलता है कि जिस कमरे में इधर पूजा का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उस कमरे का जो नज़ारा होता है तितर बितर का होता है, क्योंकि जो सामान होते हैं सभी इधर उधर बिखरे होते हैं। अलमारी होता खुला होता है, बाकस होता है पलटा होता है। पुलिस समझ जाती है लग रहा है चोरी का मामला है। पुलिस कमरे का निरीक्षण करना शुरू कर देती, तभी वहाँ पर थाना प्रभारी के द्वारा फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है। अब वहाँ डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुँच जाती है। फोरेंसिक टीम जो होती है अपने हिसाब से उस घटना का निरीक्षण कर सबूत इकट्ठा करती है और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम में खोदी खुचियाँ होती है, जो विष्णु के पास आती है। आने के बाद 2 चक्कर मारती है, फिर इधर बाहर रोड पे निकल जाती है। वहाँ एक दुकान होता है, वहाँ 2 चक्कर मारकर वापस लौट आती है, फिर वहीं विष्णु के पास आकर खड़ी हो जाती है। पुलिस की टीम में जो थाना प्रभारी होते हैं ददिबल तिवारी, वहीं पर खड़े विष्णु के जो अपने पिता होते हैं रामदीन से पूछताछ शुरू कर देती है। रामदीन कहने लग जाते हैं कि साहब हम तो सुबह 3 बजे उठने के बाद यह सारा नज़ारा हमारे आंखों के सामने हो गया। इसके बाद सूचना आपको लग गया। पूरी जानकारी देने के बाद थाना प्रभारी ददिबल तिवारी सोचने लग जाते हैं कि आखिर यह मामला क्या हो सकता है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का निरीक्षण करके सबूत जुटाकर उसी वक्त बिना टाइम गवाए दोनों बॉडी का पंचनामा भरती है और उठा कर लाला लाजपत राय जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। रामदीन से पूछताछ करने के लिए अपने ही पास थाने ले जाती है और पूछताछ किया जाता है। जब उनसे कहा जाता है कि आपकी या आपके बेटे का क्या किसी से दुश्मनी हो सकता है, तो रामदीन कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, क्योंकि वह एक
डेंटर पेंटर का ठेकेदारी का काम किया करता था, जिसकी वजह से अपनी पत्नी का खर्चा वर्चा चला पाता था। लेकिन साहब असल में उसकी जो अपनी पत्नी होती है पूजा की वह दूसरी शादी थी बिछड़ू के साथ। लेकिन उसका जो अपना पहला पति होता है वह कन्नौज का ही रहने वाला रामू होता है। पुलिस की टीम भी सोचने लग जाती है कि हो सकता है कि रामू का इस घटना से कुछ लेना देना हो। लेकिन तभी पुलिस को पता चलता है कि ठीक है, इधर पूजा की जो शादी हुई ठीक घटना से मात्र 1 साल पहले ही, साल 2018 के जनवरी का महीना होता है। उसी महीने में पूजा और बिछड़ू की शादी होती है। लेकिन 1 साल नहीं चलता और ससुराल में रहकर इधर पूजा कोड़ मटोड़ शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वह पूरे परिवार से अलग होने का निर्णय लेती है। और साहब हम तो पूजा के साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारा जो पूरा परिवार श्याम नगर में एक नए किराए का कमरा लेकर वहाँ रह रही है। लेकिन पूजा के कुछ अपने ख्वाहिशें होती, इसी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इधर हमारे बेटे बिछड़ू के ऊपर बार बार दबाव मारते थे। लेकिन साहब बिछड़ू जो होता है एक नशेड़ा किस्म का आदमी था। उसका काफ़ी दोस्तों नशेड़ी के साथ उठना बैठना होता था। कभी कभी उसके छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते थे। पुलिस समझ जाती कि हो सकता है किसी दोस्ती या दुश्मनी की वजह से उसके साथ यह सब कारनामा किया गया है। पुलिस की टीम उसी वक्त बिना टाइम गंवाए बिछड़ू के जितने अपने करीबी दोस्त होते हैं, उठने बैठने वाले दोस्त होते हैं, पुलिस की टीम उनसे भी पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस के सामने बिछड़ू और साथ में पूजा के हत्या के बारे में कोई रहस्य निकल के नहीं आ पाता। पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह सब कौन कर सकता है और कारण क्या हो सकता है। पुलिस तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन बिछड़ू और साथ में पूजा की हत्या का राज पुलिस के सामने जल्द खोल नहीं पाती है। अब पुलिस के सामने चैलेंज दर चैलेंज बनता जा रहा होता है। आखिर पुलिस अब करे तो करे क्या? पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि पुलिस अपराधी तक कैसे न तैसे अब पहुँचे। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है, अब सबसे पहले जो निगाह होता है, शंका का जो बिना बनता है वह बनता है इधर पूजा का अपना पहला पति रामू, जो ठीक कन्नौज का ही गुरसहायगंज पड़ता वहीं का ही रहने वाला होता है रामू। अब पुलिस की जो टीम होती है पूछताछ करने के लिए रामू को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर अपने थाने में पहुंच जाती है। पुलिस के सामने जब रामू पड़ता है, पुलिस की टीम रामू से पूछने लग जाती है, एक एक बात रामू कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो शादी है वह शादी ठीक 3 साल पहले यहाँ जाकर पूजा से तो हुई थी, लेकिन साहब हमारा और पूजा का 1 साल ढंग से नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से झगड़े तकरार भी करती है और साहब तौर तरीके से हम उसको तलाक भी दे देते हैं। और उसके बाद हमारी और साथ में उसके मिलना जुलना और उससे कुछ लेना देना तक हमारी बंद है, उससे कुछ मतलब नहीं है। अब पुलिस के हाथ भी रामू के द्वारा कुछ सबूत नहीं लग पाता, जिसकी वजह से रामू को पुलिस की टीम उसी वक्त अब घर भेज देती है। पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर बिछड़ू और साथ में पूजा के साथ किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है। लेकिन तभी पुलिस के सामने पूजा और साथ में बिछड़ू का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकल के आ जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि बिछड़ू का ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से, सर पे चोट लगने की वजह से, गहरे घाव होने की वजह से मौत हो गई थी। अब पूजा का सांस फूलने की वजह से मौत हुई थी। पुलिस की टीम असमंजस में पड़ जाती है, आखिर इन सब का कारण क्या हो सकता है। इसलिए पुलिस की टीम अब बिना टाइम गंवाए सबसे पहले अपने बड़े अधिकारी को सूचना देकर इस मामले को संज्ञान से लिवाती है। और लिवाने के बाद एक टीम इधर थाना प्रभारी तिवारी जी गठित करते हैं। गठित करने के बाद इस केस को सुलझाने में लग जाते हैं। कहीं किसी का पूजा का और साथ में बिछड़ू के साथ तो लेना देना नहीं है, पुलिस की टीम उसमें भी लगती है, लेकिन पुलिस के हाथ तब भी कोई सुराग नहीं लगता। थाना प्रभारी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। तभी पुलिस की जो टीम होती है इधर जानना चाहती थी, हो सकता है कि रामदीन का जो अपना बेटा है बिछड़ू का किसी लड़की के साथ कुछ चल रहा हो। इसीलिए पुलिस की टीम बिछड़ू के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है, लेकिन उसमें पुलिस के सामने कोई अनजान नंबर निकल के अब नहीं आता है। तभी वहाँ के सर्विलांस टीम की मदद से इधर पूजा के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और साथ में लॉर्ड लोकेशन भी देखा जाता है कि आखिर घटना के वक्त ना तो इधर बिछड़ू का मोबाइल मिलता है और ना तो इधर पूजा का मोबाइल मिलता है। दोनों रामदीन के ही तहरीर पर दोनों मोबाइल गायब होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है मोबाइल जिसके पास भी होगा मोबाइल कभी न कभी ऑन होगा। इसीलिए पुलिस की टीम सर्विलांस की मदद लेती है और दोनों मोबाइल नंबर का ऑन होने का इंतज़ार करती है।
लेकिन तभी इधर सर्विलांस की टीम की मदद से पुलिस को पता चलता है कि ठीक है, 3 अगस्त साल 2020 को ही सुबह लगभग 8:44 पर पूजा का मोबाइल जो होता है वह ऑन होता है, लेकिन उस मोबाइल में एक अनजान नंबर लगा होता है। लेकिन जब पुलिस उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेती है, पता चलता वह जो नंबर होता है सुजातगंज का ही किसी सबीना नाम की एक महिला का होता है। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए एक टीम लेती है और सुजातगंज पहुंचती है और सबीना के घर पहुंचती है। पुलिस की टीम जैसे सबीना से उस सिम के बारे में पूछताछ करती है, सबीना तुरंत हामी भर लेती, कहती साहब यह तो हमारा ही नंबर है, लेकिन यह जो नंबर है हमारा अपना खुद का ही भांजा है जमशेद, यह नंबर साहब वो अपने मोबाइल में यूज कर रहा है। पुलिस की टीम समझ जाती है यह जो मामला है पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन पता चलता है जमशेद तो उस समय घर में होता नहीं। पुलिस की टीम पूछ बैठती है कि आखिर 2 अगस्त साल 2020 को तुम्हारा जो अपना भांजा है जमशेद कहाँ था। तभी सबीना कह जाती है कि साहब उस दिन तो पूरा दिन जमशेद घर पर होता ही नहीं है, बल्कि सुबह घर पर आता है, बड़े ही हाँफते डाँपते घर पहुंचता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि अब हमारे हाथ सबूत लगने वाला है, इसीलिए पुलिस की टीम उसी वक्त खबरियों को ही अलर्ट करती है। अलर्ट करने के बाद अपने हिसाब से जाम तलाशी अब जाकर जमशेद की शुरू कर देती है। तभी कुछ खबरी के द्वारा 2 घंटे के अंदर पता चलता है सुजातगंज का जो मोड़ है उसी मोड़ पर एक दुकान है, उसी दुकान पर जमशेद कुछ खान पीन कर रहा है। पुलिस की टीम पहुंचती है, अपने सिपाही को लेकर घेराव करती है और वहीं से जमशेद को अपने कस्टडी में मिलती है। ठीक 7 अगस्त साल 2020 को ही शाम के वक्त लेने के बाद पुलिस की टीम अपने ही थाने रेल बाजार ले आती है और वहां जैसे पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने पहले तो इधर उधर की बात करता है जमशेद, लेकिन पुलिस की टीम सबूत की बिना पर जैसी सख्ती दिखाती है तो उसी वक्त जमशेद जो होता है पुलिस के सामने टूट जाता है, कहने लग जाता है कि साहब हाँ साहब, हमने अपने ही मामा मोहम्मद दानिश और साथ में उनका ही अपना दोस्त होता है विकास गौतम। मोहम्मद दानिश जो होता है चमनगंज थाने का ही गम्मू खा का ही रहने वाला है, लेकिन इस समय मीरपुर में है। लेकिन उसका जो अपना करीबी दोस्त होता है विकास गौतम, जो ठीक कानपुर का ही रामनगर इलाके का रहने वाला है, लेकिन इस समय एक किराए का कमरा लेकर श्यामनगर में ही रह रहा है। अब पुलिस की टीम जैसे ही दोनों का नाम सुनती है, सुनने के बाद जमशेद की तहरीर पर पुलिस की टीम दोनों की तलाशी करती है। जल्द इन दोनों को भी पुलिस की टीम धर दबोचती है और अपने ही थाने रेल बाजार ले आती है। और लेकिन पुलिस के सामने जैसे ही तीनों पड़ते हैं तो इधर तीनों से पुलिस की टीम दोबारा पूछताछ करती है, लेकिन इधर दानिश और साथ में विकास गौतम पुलिस के सामने पहले इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने खुद खड़ा होता है जमशेद और जमशेद पुलिस के सामने उन्हीं के बात बता देता है, जिसकी वजह से तीनों एक एक बात पुलिस के सामने कबूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सच्चाई बताते हैं इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन तक नहीं होता है। असल में रामदीन होते हैं उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है बस्ती, उसी बस्ती का ही रिहुना एक गांव पड़ता है, उसी गांव के ही रहने वाले होते हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ साल पहले जो होता है रोजी रोटी की तलाश में कानपुर आते हैं और वहीं पर वह निवासा भी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो नौकरी होती है रेलवे में संविदा के तौर पर लग जाती है और पास ही रामलीला ग्राउंड होता है। उसी ग्राउंड में 3 मकान होते हैं जो बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उनको इसी मकान का कॉलोनी मिल जाता है और वहीं पर जाकर रामदीन अपनी पत्नी कुसुम और साथ में 4 बेटे और इधर 2 बेटियों के साथ अब रहने लग जाते हैं। लेकिन रामदीन का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह विष्णु होता है। बड़े होने के नाते विष्णु को काफ़ी छूट मिली हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जो शुरुआत होती है इधर काफ़ी नए दोस्तों से हो जाती है, उठना बैठना हो जाता है, धीरे धीरे नशेड़ी बन जाता है, जिसकी वजह से रामदीन परेशान हो जाते, सोचने लग जाते हैं कि आखिर अपने बेटे पर अब पाबंदी कैसे लगाया जाए। लेकिन तौर तरीके से देखा जाए सोच बैठते क्यों ना अपने बेटे का शादी कर दिया जाए, जब शादी हो जाएगा तो बेटा अपने कब्जे में आ जाएगा। कोशिश भी करने लग जाते हैं कि जल्द कोई लड़की मिल जाए, लेकिन जब भी लड़की के पास पहुंचते हैं शादी की बात चलती, पता चलता उन लोगों को पता चल जाता कि रामदीन एक बिगड़ैला किस्म का लड़का है, साथ संगत उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कई रिश्ते जो होते हैं इधर रामदीन का अपना जो बेटा होता है विष्णु के लिए जब आते तो जल्द टूट भी जाते हैं। रामदीन परेशान हो जाते हैं कि आखिर अपने बेटे के लिए अब कौन सा रास्ता अपनाए।
तभी काफ़ी लोगों का राय मसला रामदीन लेते हैं और विष्णु को अपने साथ लेते हैं और अपने काम में हाथ बटाने के लिए कोशिश करवाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जब विष्णु को समझ में आ जाता है कि अब तो हम बड़े हो गए, हमारा बचपना ख़त्म हो चुका है, तो विष्णु अपने पिता के साथ अब रहने लग जाता, काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लग जाता है। तभी विष्णु के कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं जो पेंटिंग का काम किया करते थे, दीवारों पर पुताई का, उन्हीं के साथ जाता, धीरे धीरे काम सीख लेता है और मिस्त्री बन जाता। बनने की वजह से उसके पिता रामदीन की पहले से काफ़ी ज़्यादा पकड़ होती है, जिसकी वजह से अपने बेटे को अब रंगाई पुताई का ठेकेदारी भी दिलवाने लगते हैं। विष्णु के पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं और विष्णु जो होता है अब धीरे धीरे अपने शौक़ को पूरा करने लग जाता है। विष्णु के पिता रामदीन भी खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा बेटा अब तो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। समय बड़े तेज़ी से इधर रामदीन के परिवार में विष्णु और साथ में उनके पूरे बच्चों के साथ बीतने लग जाता है, खुशीमय ज़िंदगी बीतने लग जाती है। तभी घटना से मात्र लगभग 2.5 साल पहले, लेकिन विष्णु जिस रामलीला ग्राउंड में रहता था उसी रामलीला ग्राउंड के बाहर जीटी रोड पड़ता है। उसी रोड पर एक पान की दुकान होता है, लेकिन विष्णु का उस पान की दुकान पर रोज़ आना जाना होता है। लेकिन उस पान की दुकान की चलाने वाली एक महिला होती है जानकी, जिसका अपना पति भी होता है मंगली प्रसाद। रिक्शा फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में जाकर रिक्शा बनाने का काम किया करता था और उसी की वजह से उसके परिवार का तौर तरीके से खर्चा वर्चा चल जाया करता था। लेकिन कभी कभी जब भी मौका मिलता, मंगली प्रसाद जो था छुट्टी की वजह से उसी पान की दुकान में बैठ जाता तो अपना टाइम स्पेंड करता। लेकिन एक दिन खुद इधर अब जाकर विष्णु का दुकान पर पहुंचना हो जाता है। लेकिन विष्णु का रोज़ का दुकान पर आना जाना होता है। जानकी के पास विष्णु का एक उधारी खाता चल रहा होता है। जब भी विष्णु पहुंचता उधारी उसको सामान मिल जाता था। लेकिन तभी एक दिन विष्णु जैसे ही दुकान पर पहुंचता उसी समय अपने आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की को देखता और देखते ही पहली नज़र में भा जाता है और भाते ही उसी वक्त उस लड़की से पान बनवाता है। और वह जो युवती होती है तुरंत ही अपना हाथ खोल देती है। खोलने के बाद वही हाथ में लिया हुआ जो पान होता है विष्णु के हाथ में पकड़ा देती है। लेकिन पान का सेवन जैसे ही विष्णु करता है, करने के बाद उस खूबसूरती लड़की का तारीफ़ करना शुरू कर देता, कहने लग जाता कि आज हमारी जो चाची है जानकी दिखाई नहीं दे रही है। वह जो युवती होती है कहने लग जाती उनकी क्या ज़रूरत, हम तो दुकान पर हैं, तुम्हें सामान मिल गया ना। लेकिन वह विष्णु कह देता कि आखिर चाची गई कहाँ। कह देती है कि आखिर जो चाची है वह तो हमारी अपनी माँ है, हम तो उनकी बेटी शालू हैं, लेकिन हमारी जो माँ होती है हमें प्यार से पूजा बुलाती है। यह बात जैसे ही विष्णु सुनता, सुनने के बाद उसके मुंह की बात सुनकर एकदम मीठी मीठी बातों में खो जाता है और वहीं बात करना जैसे शुरू करता है तो उसी वक्त जानकी पहुँच जाती। पहुँचते ही विष्णु को देखते कहने लग जाती कि बेटा यह हमारी अपनी बेटी अभागी बेटी शालू है। यह बात जैसे विष्णु सुनता चौंक से जाता है तो उसी समय जानकी कह देती कि बेटा हमारी जो बेटी है ठीक 1 साल पहले ही अपने पति से तलाक लेकर आकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बैठी हुई है। यह बात जैसे विष्णु सुनता है कहने लग जाता है कि आखिर आपकी बेटी शालू के साथ क्या हुआ है, क्योंकि घटना से मात्र लगभग 4 साल पहले जानकी की अपनी जो बेटी होती है, इधर शालू की जो शादी है तौर तरीके से कन्नौज का ही जाना माना एक छोटा मोटा गंज का ही रहने वाला रामू होता, उसी के साथ हमारी बेटी अब पूजा की शादी हो जाती है। लेकिन जब पूजा जाती है तो वहाँ कुछ दिन तौर तरीके से तो रहती है, लेकिन पूजा और साथ में रामू के बीच ना जाने क्या हो जाता, झगड़े तकरार बढ़ जाते कारणवश। तभी जो थी पूजा वहाँ से झगड़े कर कर अपने मायके चली आती है और फिर रहने लग जाती है। लेकिन पूजा तलाक की मांग करती है, तलाक मिल जाता है। पूजा तब से यहाँ पर हमारे ही कपार पर रह रही है। हमारी बेटी ना जाने क्या अभागी लेकर इस दुनिया में आई है कि वह दुनिया जी रही है, लेकिन उसकी शादी के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। यह बात सुनता विष्णु करने लग जाता है कि पूजा तो इतनी खूबसूरत, आखिर उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। यह बात पकड़ लेता, पकड़ने के बाद अपने घर आ जाता है। पूरी रात पूजा के बारे में, शादी के ख्याल सोच सोचकर परेशान हो जाता है। अपने दिल की चाहतों में पूजा को बसा लेता है, क्योंकि मीठा जो पान होता है इधर विष्णु के मन में घर कर जाता। फैसला ले लेता है कि अब पूजा को हम अपना बना के रहेंगे। और तभी सुबह ही विष्णु खुद
के उसी दुकान पर पहुंचने के बाद वहीं जानकी से एक बात कह देती है, कहने लग जाती है कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और उसके साथ हम ही शादी करने वाले हैं। यह बात जैसे ही सुनती है, सुनने के बाद उसी समय जानकी खुश हो जाती है, बिछड़ू के साथ अपनी रजामंदी दे देती है। और जब रजामंदी बिछड़ू पाता है, पाने के बाद उसी दिन से बिछड़ू का अब रोज़ का पूजा से मिलना जुलना हो जाता है। पूजा भी समझ जाती है कि आखिर बिछड़ू हमें अब चाहता है। दोनों में प्रेम प्रसंग चालू हो जाता, घूमना फिरना चालू हो जाता है। लेकिन पूजा कह देती, आखिर तुम्हारे जब घर वाले सुनेंगे एक तलाकशुदा महिला से बिछड़ू शादी करने वाला है तो लोग क्या कहेंगे। बिछड़ू कह देता है, दुनिया कहे तो कहे क्या, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला अब नहीं है। हमने फैसला ले लिया है तो जीवन में तुम्हें ही पत्नी बनाकर रखेंगे। यह बात सुनती पूजा भी खुश हो जाती है और उसी दिन से शादी के सपने संजोना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिछड़ू अपने अंदर की हिम्मत को जगाता है और इसकी जो जानकारी तो अपनी ही माँ कुसुम को दे देता है और देने को उसकी माँ तुरंत ही शादी के लिए रजामंदी दे देती है। और इधर उसकी अपनी माँ कुसुम अपनी बड़ी बेटी को साथ लेती है और जाकर मंगली प्रसाद से उनकी बेटी सालू का हाथ मांग लेती है। मंगली प्रसाद तुरंत ही उसी समय हाथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। होने के बाद दोनों रजामंदी जब इधर होते हैं तो खुद इधर जाकर अब पूजा और बिछड़ू 6 जनवरी साल 2018 में कानपुर कोर्ट जाते हैं और वहीं पर एक वकील करते हैं। उन्हीं के तहत कोर्ट मैरिज के तहत शादी भी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीने के लिए अपने ही पिता के साथ बिछड़ू जो होता है अपनी नई नवेली पत्नी पूजा को लेता है। उसी रामलीला ग्राउंड में जो कॉलोनी मिला हुआ था रामदीन को, उसी कॉलोनी में अब पूजा और साथ में बिछड़ू रहना शुरू कर देते हैं। खूबसूरत ज़िंदगी बीतने लग जाता है। लेकिन जैसे 1 साल बीतता है तो पूजा को लगने लगता है कि हमें इस घर में सबके साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पूजा को वहाँ खाना बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है। कभी अपनी ननद से, कभी अपनी सास से लड़ झगड़ बैठती है। उसके ख्वाब होते हैं कि हम अलग रहकर अपनी ज़िंदगी अब अकेले गुजारें, जिसकी वजह से इधर पूजा अपने सास ससुर अपने ननद से कई बार झगड़े तकरार करती। यहाँ तक कि चेतावनी अपने ही ससुर रामदीन को दे बैठती कि हम तुमसे अलग हो जाएंगे। लेकिन रामदीन यह बात सुनकर परेशान हो जाते, तभी खुद फैसला लेते हैं और अपने परिवार में अपनी पत्नी कुसुम को और साथ में 5 बच्चों को अलग करने के लिए फैसला लेते हैं। तो उसी वक्त श्यामनगर में जाते हैं, एक किराए का कमरा लेते हैं और वहीं पर इधर कुसुम और अपने 5 बच्चों को लेते और लेकर वहीं रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी कॉलोनी में रामदीन रहने लग जाते हैं। उनका भी एक कारण होता है, क्योंकि अगर रामदीन उस कॉलोनी को छोड़ते तो वह कॉलोनी जो होता है जो रामलीला ग्राउंड में मिला हुआ था वह हाथ से निकल जाता। अब इसीलिए उनकी मजबूरी बन जाती, वहीं रहने लग जाते हैं। लेकिन इधर अब जो होती है सालू और साथ में बिछड़ू तो तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। बड़ा जो कमरा होता है सालू अपने लिए चुन लेती है और छोटा एक कमरा होता है वह अपने ही ससुर रामदीन को दे देती है और अपने ही कमरे को तौर तरीके से सालू सजा भी लेती है खूबसूरत तरीके से। कुछ दिन तो रहती है, लेकिन जब सालू को लगने लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे तैसे साफ चलने वाली नहीं है, तो सालू अपने पति से इतनी जिद कर देती है। एक एंड्रॉयड फ़ोन के लिए महंगा फ़ोन कैसे न तैसे ले लेती है। अब वही फ़ोन लेती और सालू के जो ख्वाब होते हैं ऊँचे बन जाते हैं और वह फ़ोन लेकर रामलीला को जो ग्राउंड होता है उसी में दिन भर चक्कर लगाती रहती है, तरह तरह की बातें करते और उसे अपने शौक़ और साथ में अपनी अंदर की दौलत को लोगों के सामने पेश करती है, ताकि लोग समझे कि सालू कितनी खूबसूरत ज़िंदगी अब जी रही है। यह ज़िंदगी खुद उसके लिए एक दिन भारी सा पड़ जाता है। लेकिन सालू के ही उसी जो ग्राउंड होता है उसी ग्राउंड में इधर काफ़ी लोगों का बिछड़ू के घर आना जाना होता है, क्योंकि जो ग्राउंड होता है उस ग्राउंड में 2 गेट होते हैं, 2 छोटे गेट होते हैं। काफ़ी नशेड़ियों का आना जाना होता है। वहाँ से बिछड़ू का भी करीबी बन जाता है और कभी कभी बिछड़ू के घर गिलास लेने के लिए आ भी जाते थे। वहाँ नशावाड़ी चलता है, कभी पुलिस भी पहुँच जाते हैं, नशावाड़ी जो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन तभी उसी नशावाड़ी में एक और व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम मोहम्मद दनीश होता है, जो ठीक चमनगंज का ही रहने वाला होता है। और जैसे ही दनीश की जो नज़र होता है रामलीला ग्राउंड में घूमती हुई महिला पर पड़ता है तो वह समझ जाता है जो महिला कोई और नहीं बल्कि बिछड़ू की अपनी पत्नी नई नवेली दुल्हन पूजा ही है। लेकिन उसके पहनावे और साथ में उसके हाथ में महंगा मोबाइल देखकर वह समझ जाता है कि बिछड़ू के घर में काफ़ी ज़्यादा माल छिपा हुआ है। अब बिछड़ू के घर में अगर हाथ मारा जाता है तो हमारे पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद दनीश जो होता है एक आपराधिक और साथ में चोरी चुकारी वाला आदमी होता है।
तुरंत ही इस चीज़ की जो जानकारी होता है दिनेश अपने ही करीबी दोस्त अब विकास गौतम और साथ में मोहम्मद दनेश को दे देता है। विकास गौतम दनेश खबर पाते हैं, तुरंत ही प्लान बनाते हैं, उसी प्लान के तहत फैसला ले लेते हैं। और तभी ठीक 2 अगस्त साल 2020 का है। अब जैसे ही रात का लगभग 11 बजे के आसपास टाइम होता, उसी वक्त रामलीला ग्राउंड में तीनों गेट को फाड़ कर अंदर घुस जाते हैं और वहीं छुप कर बैठ जाते हैं, टकरी लगा कर बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे रात का 12 बजे के आसपास टाइम होता है तो विष्णु के घर में एकाएक लाइट जलती है। दानिश समझ जाता है कि अब लग रहा है घर से बाहर ज़रूर निकलेंगे। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीतता है तो विष्णु अपनी पत्नी पूजा को लेता है। लेने के बाद बाहर निकल जाता है, वहाँ बैठकर बात करते हैं। लेकिन उसी बीच जो वहाँ चारपाई बिछा होता है उसी चारपाई पे सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारपाई पर दोनों सो नहीं पाते हैं। कुछ मिनट और इंतज़ार करते हैं, तभी कुछ मिनट बाद विष्णु को और साथ में पूजा को गहरी नींद आ जाती है। और जैसे ही मोहम्मद दानिश अवस्था को देखता है तो विकास गौतम को साथ लेता है और जमशेद को साथ लेकर पास पहुंच जाता। जमशेद जो होता है पूजा जिस चारपाई पर सो रही होती है उसी चारपाई के करीब खड़ा हो जाता है, तकिए पर हाथ लगाता। लेकिन तकिए पर हाथ लगाने की वजह से पूजा की जो नींद होती है उचड़ जा, पूजा चिल्ला पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ विष्णु बड़े तेज़ से जाग पड़ता है और तुरंत ही समझ जाता घर में चोर घुसे। चिल्लाने की जैसी कोशिश करता तो उसी वक्त विकास गौतम जाकर मुंह दबा देता है और वहीं गला दबाकर विष्णु की हत्या कर देता है। पास रखा हुआ 2 ईंट उठता है, दोनों ईंट उठाते हैं विकास गौतम काफ़ी बुरी तरह से इधर विष्णु के ऊपर प्रहार करते हैं। उसकी जो अपनी पत्नी होती है पूजा बगल में ही पड़ी होती है लेकिन बोल नहीं पाती है। और वहीं दोनों उसी वक्त पूजा को खींचते और ले जाकर उसके ही कमरे में वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं, कपड़े अर्धनग्न कर देते हैं। लेकिन जब देखते हैं पूजा इस दुनिया को छोड़ के अब जा चुकी है तो पास एक अलमारी होता है और वहीं दूर पर ही बक्से होते हैं। अलमारी को खोलते हैं, उसमें कुछ गहने निकलते हैं, लगभग कुछ पैसे निकलते हैं, उसको अपने कब्जे में लेते हैं। लेकिन पूजा के पास एक मोबाइल होता है, उसको लेते हैं। लेकिन विष्णु के पास आते वहाँ भी एक मोबाइल होता है। दोनों एंड्रॉयड मोबाइल लेकर तीनों वहाँ से उसी वक्त फरार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इधर मोहम्मद जमशेद की एक गलती की वजह से जो ठीक 3 अगस्त साल 2020 को 8:44 पर एक मिस कॉल इधर खुद जाकर विकास को दिया गया था, उसी मिस कॉल के तहत पूरा राज जो होता है खुल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के हथकंडे तीनों को तीनों चढ़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आने के बाद पुलिस की टीम तो एक बार थर्राती है, लेकिन पुलिस की टीम तीनों को वहाँ के न्यायालय में ले जाती है और पेश करती है। पेश करने के बाद इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखे के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।